सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी के इंटरनेशनल प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपको बता दूं, इस रिपोर्ट की सबसे बड़ी खबर है, इजराइल के कमांडर ने अपने ही दो बड़े कमांडरों को गोली मार दी। जी हाँ, इतिहास में पहली बार इतना बड़ा कांड इजराइल के द्वारा हुआ है, क्योंकि इजराइल को सुपर कहा जाता है, सुपर से भी ऊपर कहा जाता है, खतरनाक इंटेलिजेंस की कही जाती है। लेकिन कई बार इजराइल भी बुरी तरह से फेल हो जाता है। ऐसा ही मामला अब आया है सामने, जिसने इजराइल का पूरी दुनिया में मजाक बनाकर रख दिया है। आपको बता दूं कि हुआ क्या था। दो कमांडर मारे गए हैं, वो रात को 11 बजे अपने बेस पर पेट्रोलिंग कर रहे थे, गश्त कर रहे थे। उन्होंने देखा कि थोड़ी दूर पर एक बंदा है, उसके हाथ में शायद हथियार है और वो टहल रहा है और इनको उस पर शक होता है। ये उसको फिलिस्तीनी समझते हैं, ये उसके पास पहुंचते हैं। वो बंदा भी इजराइल की मिलिट्री का था, कमांडर था। उसने देखा कि दो बंदे ये हथियार समेत आ रहे हैं, इनके पास हथियार है। इन्होंने देखा कि उसके पास हथियार है, तो इन दोनों ने उनको डराने के लिए हवा में फायर किया। उस बंदे ने सोचा कि ये फिलिस्तीनी है और ये मुझे डराने के लिए हवा में फायर कर रहे हैं और मुझ पर हमला करने आ रहे हैं। ये देखते हुए उस अकेले बंदे ने इन दोनों कमांडरों को सीधा शूट कर दिया। ऐसे ही हुआ है, आपकी स्क्रीन पर प्रूफ लगा रहा हूं, आप अपनी आंखों से देख लिए। द टाइम्स ऑफ इजराइल में ये खबर आ चुकी है। आईडीएफ के कमांडो ऑफिसर मारे गए हैं, कोई छोटा मोटा नहीं, ऑफिसर्स मारे गए हैं, सीनियर कमांडर मारे गए हैं। वेस्ट बैंक के बेस पर ये काम कर रहे थे। आपको बता दूं कि ये इजराइल के लिए सबसे बड़ा झटका है। सोच के देख लिए, इजराइल का एक बच्चा भी अगर गायब हो जाता है तो इजराइल बौखला जाता है वहाँ पर। ऐसे में इजराइल के कमांडरों की मौत इजराइल के कमांडर के ही हाथों एक बड़ी गलतफहमी के द्वारा होना इस बात की दलील है कि इजराइल में कितना खौफ है और इजराइल इस वक्त कितनी टेंशन में है। दोस्तों, इसी के बाद आपको एक और बड़ी जानकारी दे दूं कि इजराइल ने 4 नागरिकों को, यहूदी नागरिकों को, इजराइलियों को ही गिरफ्तार कर लिया, जिसमें 4 औरतें, 1 व्यक्ति है। बताया गया टोटल 5 या 6 लोग हैं, लेकिन 4 महिलाएं हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेनेट ने ये जानकारी खुद दी और कहा है कि ये ईरान के जासूस थे। ये ईरान में रहने वाले यहूदी थे जो कुछ साल पहले इजराइल में आए थे और वो अमरीकी और इजरायली हथियारों की तस्वीर ले रहे थे और ये ईरान ने इनको भेजा था कि यहाँ के हथियारों और इन सभी चीज़ों की डिटेल्स हमें दें। तो सोशल मीडिया के ज़रिए, ईमेल्स के ज़रिए और नेटवर्किंग के ज़रिए ही ये सारा डेटा जो है ईरान को ट्रांसफ़र किया करते थे। आपको बता दूं कि बेनेट ने धन्यवाद अदा किया इजराइल की पुलिस का कि उन्होंने ऐसे जासूसों को पकड़ लिया। इस पर अभी तक ईरान की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। दोस्तों, दूसरी तरफ बता दूं कि साउथर्न लेबनान में हिजबुल्लाह के स्टोरेज में बताया जा रहा है खतरनाक धमाका हुआ है। आपकी स्क्रीन पर धमाके की फुटेज। आपको बता दूं कि लेबनान में आए दिन धमाका होता रहता है। कभी टायर की फैक्ट्री में आग लग जाती है, कभी किसी फैक्ट्री में आग लग जाती है, लेकिन लेबनान का ये कहना होता है कि इसके पीछे इजराइल है। लेकिन अभी तक कोई जांच की रिपोर्ट सामने नहीं आई है और धमाके पे धमाके इसी तरह से हो रहे हैं। आपको बता दूं कि ये भी रिपोर्ट टाइम्स ऑफ इजराइल में आ चुकी है। अभी और भी जानकारी आना बाकी है। दोस्तों, अगली खबर लीबिया से। लीबिया अगर आप सुनेंगे तो आपको ये जो गद्दाफी जो हैं याद आएंगे। जी हाँ, नहीं याद आया है तो थोड़ा गूगल कर लीजिएगा। आपको बता दूं कि वही लीबिया आज बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति से गुजर रहा है। मुस्लिम कंट्री है। 2020 की जनसंख्या रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 68 लाख जिसकी जनसंख्या है। ज़्यादा भी जनसंख्या नहीं है, लेकिन भुखमरी, बेरोजगारी वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। आपको बता दूं कि इराक से बदतर माहौल वहाँ पर है, बहुत ही बुरा हाल है और वहाँ की स्थिति को सुधारने के लिए अब इजराइल वहाँ पर घुसपैठ कर रहा है। ये एक खतरे की बात है। अफसोस की बात यह है कि अपने मुस्लिम कंट्री की मदद के लिए कोई भी मुस्लिम कंट्री आगे नहीं आता है। ऐसे में कोई शैतान आगे जाता है, मौके का फ़ायदा उठाता है और उसको अपने बस में कर लेता है। आपकी स्क्रीन पर रिपोर्ट लगा रहा हूँ। ये अरब कंट्री है, ये लीबिया। आपको बता दूं कि मोसाद चीफ ने लीबिया के
पीएम से मुलाकात करी है जॉर्डन में और नॉर्मलाइजेशन करने जा रहे हैं। जी हाँ, मतलब लीबिया अरब कंट्री, एक गरीब कंट्री के साथ, मतलब उसका फ़ायदा उठा के, उसकी कमज़ोरी का, उसकी गरीबी का फ़ायदा उठा के अपने साथ रिश्तों को ठीक करने जा रहा है इजराइल। इसके बदले जाहिर सी बात है वो पैसा, दौलत, शोहरत, नाम, सब कुछ इजराइल उसे देगा, क्योंकि इजराइल को अपने रिश्ते दूसरों से मजबूत करने हैं ताकि सारी दुनिया इजराइल को मान्यता दे दे। दोस्तों, अगली बड़ी खबर है यूएन की तरफ से। ये एक बड़ी खबर है, ध्यान से सुनिएगा। यूएन में 8 ऐसी कंट्रीज हैं जो अब वोट नहीं कर सकती, उनकी वोट देने की क्षमता को छीन लिया गया है। जिनमें पहली कंट्री है ईरान, वेनेजुएला, सूडान, अंटीगुआ, बारबडोआ, कोंगो, जेनेवा, पापुआ न्यू जेनेवा, वेनाटू। ये वो कंट्रीज हैं जिन पर पूरी तरह से पाबंदी लग गई है। ये यूएन में हो सकते हैं, लेकिन इनका होना ना होना बराबर है, क्योंकि ये वोट नहीं दे सकते हैं। क्यों वोट नहीं दे सकते? इनकी ताकत क्यों छीन ली गई है? इनको कुछ यूएन की पेमेंट करनी थी, वो पेमेंट ये नहीं कर पाए, जिसकी वजह से यूएन के सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस ने इस बात की जानकारी दी कि ये 8 ऐसी कंट्री हैं जिन पर पाबंदी लगा दी गई है और अब ये वोट नहीं दे पाएंगे। ये खासकर बड़ा झटका ईरान के लिए है। दोस्तों, अगली खबर भारत के लिए बड़ा झटका है। जाने अनजाने में ईरान की तरफ से ये झटका बन गया है भारत के लिए। हालांकि भारत और ईरान बेहतरीन दोस्त हैं, लेकिन झटका क्या है और क्यों है वो सब आपको समझाने वाला हूँ बहुत ही कम और आसान ज़बान में। आपको बता दूं कि एक बड़ी पेमेंट यानी बड़ी उधारी श्रीलंका को ईरान की चुकानी थी, लेकिन इंटरनेशनल बैंक के ज़रिए इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन नहीं किया जा सकता क्योंकि ईरान पर पाबंदियां हैं। तो श्रीलंका ने कहा कि भाई जितने आपकी रकम है हम उतने की आपको चाय की पत्ती देंगे। अब चाय की पत्ती ही क्यों? ईरान में, आपकी जानकारी के लिए जनरल नॉलेज, ईरान में चाय की पत्ती नहीं होती है। ईरान में चाय की पत्ती भाई साहब सोने के दाम है, समझ रहे हैं आप? ऐसे ही ईरान में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आसमान से भी ऊपर है महंगाई में। ऐसे में भारत से हमेशा से चाय की पत्ती लेता था ईरान, चीनी और भी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन चाय की पत्ती सबसे ज़्यादा लेता था। 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत से 53 मिलियन किलोग्राम चाय की पत्ती ईरान ने भारत से ली। बहुत बड़ा बिजनेस, सिर्फ चाय की पत्ती का समझ लीजिए, बाकी तो छोड़ दीजिए। अब इसने, श्रीलंका ने कह दिया कि भाई साहब ईरान से जो हमने लिया था पैसा, कर्जा, उसके बदले हम जो है चाय की पत्ती देंगे आपको। ईरान ने कह दिया ठीक है भाई साहब, कोई बात नहीं, वैसे भी हम खरीदते हैं वहाँ से, तो हमारा वो पैसा बच जाएगा। अब भाई जैसे ही ये देना शुरू किया, श्रीलंका ने देना शुरू किया, तो इधर से खरीद रोक दी, 12 से चाय की पत्ती की खरीद रोक दी ईरान ने। अब भारत के साथ जो चाय की पत्ती पहले 53 मिलियन किलोग्राम और अब यानी पिछले 10 महीनों में सिर्फ और सिर्फ 21 मिलियन किलोग्राम जो है ली है भारत से चाय की पत्ती, और आने वाले वक्त में ये बिल्कुल कम हो जाएगी, जो भारत के लिए बड़ा झटका है। डायरेक्टर ऑफ एशियन टी एक्सपर्ट मोहित अग्रवाल ने कहा है कि आने वाले वक्त में ये 15% से भी ज़्यादा एक्सपोर्ट चाय की पत्ती का भारत का ईरान को घट सकता है। ये भारत के लिए बड़ा झटका है। दोस्तों, अब मैं आपको यूक्रेन की तरफ ले चलूंगा। रशिया और यूक्रेन के तनाव के बीच में एक बार फिर से, जो मैंने आपको कल बताया था कि रूस ने मिलिट्री ड्रिल शुरू करी है, इस ड्रिल में 10,000 सैनिक शामिल हैं और इस ड्रिल के अंदर बड़ी बात यह है कि रूस ने अपना नया बॉम्बर दुनिया को दिखाया है, जो आपकी स्क्रीन पर है। जी हाँ, ये व्हाइट स्वान नाम का स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है, जो कि खतरनाक बॉम्बर है। इसका जो टेक्निकल नेम है, जो पूरा नाम और मॉडल है, वो है टुपोलेव Tu-160M। जी हाँ, रिपोर्ट की माने तो ये परमाणु बम गिराने में एक्सपर्ट है और काफ़ी घातक है, क्योंकि रूस हमेशा से अपने एडवांस हथियारों को दुनिया के सामने लाता रहा है। अब आपको बता दूं कि इससे ये भी क्लियर हो गया है कि यूक्रेन में आज नहीं तो कल ज़रूर रूस हमला कर सकता है। दोस्तों, यही बात
पेंटागन के एक्स ऑफिशियल्स ने अमेरिका को कहा है कि अमेरिका को पेंटागन को अलर्ट हो जाना चाहिए क्योंकि यूक्रेन पे हमला रूस जरूर करेगा। दोस्तों, भारत ने रूस से S-400 5 खरीद लिए हैं, 5 यूनिट। ऐसे में आपको पता है कि अमेरिका पाबंदी लगाने के लिए कह रहा है। खासकर जो अभी की सरकार है, बाइडेन सरकार, वो पूरी तरह से पाबंदी लगाने के चक्कर में है। लेकिन वहाँ की रिपब्लिक पार्टी ने ये रिक्वेस्ट की है बाइडेन सरकार से कि थोड़ी सी छूट भारत को दी जाए। लेकिन बाइडेन सरकार ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है, बाइडेन सरकार की तरफ से बयान दिया गया है कि ये निराशाजनक है, ये हमारे लिए डिसअपॉइंटिंग है कि हमने जब मना किया भारत से कि आपको S-400 नहीं लेना, उसके बावजूद भारत ने लिया। इतना ही नहीं, हमने पाबंदी लगाई S-400 लेने पर तुर्की पर, तो उससे भी सबक भारत ने नहीं सीखा। ये चिंताजनक है। जाहिर सी बात है, आप सोच के देखिए दोस्तों, जो अंधभक्त अमेरिका को अपना बाप मानते हैं, गू खाते हैं, थूकता है तो चाट लेते हैं, और वहाँ के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को अपना भगवान मान के पूजा करना शुरू कर देते हैं, तो जाहिर सी बात है उनकी भी तो उम्मीद फिर वैसी ही होगी कि भाई अब हमें भगवान मानते तो हम जो कहें वो करें। लेकिन दोस्तों, आपको बता दूं कि अब मामला बिगड़ चुका है। अंधभक्तों का कोई बाप नहीं रहा है। आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में 13-14 बापों ने, अंधभक्तों के बापों ने, जो बीजेपी के विधायक कल तक हुआ करते थे, इस्तीफा दे दिया है। ऐसे ही जो है, जिसको भगवान माना था डोनाल्ड ट्रंप, जिसकी पूजा कर रहे थे, भगवान मान रहे थे, उस पर भी जूता पड़ चुका है। जनता ने ही जूता मार के भगाया है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। ऐसा ही होता है अंधभक्तों का हाल भाई साहब। ना अगवाड़ा नजर आता है कोई, ना पिछवाड़ा नजर आता है कोई। आखिर में इनका क्या हाल होता है, ये किसी कोने में मुंह में गू रख के, कान में, आंख में, जिस्म के हर छेद में मूत डाल के मर जाते हैं बेहोश, नाले में गिर जाते हैं बेहोश हो गए, और फिर जो है अगले किसी दौर में बाहर निकलते हैं एक नई नफरत के साथ। गजब बेइज्जती है। दोस्तों, अगली बड़ी जानकारी आपको दे दूं जो कि कल मिस हो गई थी, लेकिन लेटेस्ट अपडेट दे देता हूं उसमें। यमन के विद्रोहियों ने, हूथियों ने एक शिप को पकड़ा, जिस शिप में बताया गया कि हथियार थे, और ये यूएई हथियार जा रहा था, और इस शिप में 7 भारतीय सवार थे। इसके अलावा और भी विदेशी नागरिक मौजूद थे, लेकिन भारतीय इसके अंदर 7 थे। वो सभी के सभी अभी हूथी के कब्जे में है। अब UNHRC में भारत ने ये रिक्वेस्ट किया है, रिक्वेस्ट किया है। वो अंधभक्तों के कान में गू चला जाता है ना, तो साफ करने में टाइम लगता है उनको। तो बेटा, रिक्वेस्ट किया है कि ये हूथियों ने जो भारतीयों को पकड़ा है, उनको रिहा करे जल्द से जल्द, और जब तक रिहा नहीं हो जाते तो उनकी सुरक्षा के लिए वादा करे और जल्द से जल्द उनको सही सलामत रिहा करे। दोस्तों, कल के प्राइम टाइम में मैंने आपको बताया था कि चाइना ने 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों को छोटे छोटे स्टील के बॉक्स में, लोहे के बॉक्स में क्वारंटीन किया हुआ है। कई लोगों को इस पर शक था, अब वीडियो भी आ गई है। जी हाँ, ये सफ़ेद कंटेनर, जो ट्रक वाले कंटेनर्स होते हैं, वैसे बने हुए कंटेनर, काफ़ी छोटे हैं। ये वीडियो में आपको काफ़ी बड़े लग रहे होंगे, लेकिन ये करोड़ों हैं। अब बताया ये भी जा रहा है कि चीन में अलग अलग तरह का वायरस फैल रहा है, और कोरोना के अलावा आप तो देख ही रहे हैं कि पूरी दुनिया में अलग अलग वायरस आ रहा है। अब चीन पता नहीं कौन से लोगों को, बता तो ये रहे कि कोविड पेशेंट को इस तरह से क्वारंटीन कर रहा है, लेकिन ये काफ़ी ख़तरनाक है, क्योंकि प्रेग्नेंट महिलाओं का क्या हाल है इस टीन के डब्बे के अंदर, वो आप भी नहीं समझ रहे और हम भी नहीं समझ सकते। ये सिर्फ एक महिला समझ सकती है। बीमार बच्चे, बुजुर्ग लोग बहुत ही बुरी हालत में इस कंटेनर में कैद हैं, और इनको बाहर आने की कोई भी इजाज़त नहीं है। चीन की ये क्रूरता मानवता का दिल दहलाने वाली है। दोस्तों, दूसरी तरफ श्रीलंका से बड़ा दोगला मुझे नज़र नहीं आता। कल चीन को अपनी गोद में बैठाया था कि चीन तो ये है, चीन से हमारे रिश्ते ऐसे हैं, चीन के हमारे रिश्ते, और चीन उल्टा इसको, श्रीलंका को इतना कर्जे में डुबाए हुए है कि पूरा श्रीलंका बेच दिया जाए तब भी चीन का कर्जा नहीं चुकेगा। ऐसे में कल तक जो चीन की तारीफ पे तारीफ कर रहा था, अब वो श्रीलंका फिर से भारत की तरफ रुक करके आया है और उधार मांग रहा है। जी हाँ, $1 अरब भारत से उधार मांगकर ये कहा है
कि इससे हम अपना उधार चुकाएंगे। दोस्तों, कल की रिपोर्ट में मैंने बताया था कि नॉर्थ कोरिया ने, किम जोंग उन ने एक हफ्ते में 3 मिसाइल का टेस्ट किया और फिर उल्टा ये और कह दिया कि हम और भी मिसाइल टेस्ट करेंगे। ऐसे में मिसाइल कंपनी को सपोर्ट करने वाली जो थर्ड पार्टी कंपनी थी, वो रशियन कंपनी, उस पर अमेरिका ने पाबंदी लगा दी। एक रूस के आदमी पे पाबंदी और 5 एशिया के आदमियों पर पाबंदी लगाई। इसके अलावा 1-2 और लोग हैं जिन पर अमेरिका ने पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। दोस्तों, पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया फैल रहा है, इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, लेकिन इसके पीछे कौन सी कंट्री है, कौन सी संस्था है? और ये छोटी छोटी आतंकी संस्थाएं हैं जो इस्लामोफोबिया को फैला रहे हैं, उनके पास रकम कहां से आ रही है? भारत में तो समझ में आता है कि रकम कहां से आ रही है। बीजेपी, आरएसएस जो चंदा लेते हैं वो हिंदुत्व के नाम पे मुसलमानों के खिलाफ खर्च किया जाता है, ये सभी जानते हैं। अब एक बड़ी खबर आई है आपकी स्क्रीन पर रिपोर्ट। लगभग 100 मिलियन से ज्यादा पैसा अमेरिका के द्वारा खर्च किया गया है उन संस्थाओं पर, छोटी छोटी संस्थाओं पर, जो कि इस्लामोफोबिया फैलाती थी। यानी इस्लामोफोबिया फैलाने के लिए अमेरिका ने 100 मिलियन खर्च किए। इसीलिए मुसलमानों से कहता हूं कि तुम लोगों के बीच में जो शिया सुन्नी, ये जो आपस में लड़ रहे हो ना तुम, ये भी इजराइल और अमेरिका की चाल है। आपके मिंबर पे बैठा हुआ मौलवी, जिसकी ना डिग्री का तुम्हें पता ना डिप्लोमा का, तुम्हें सिर्फ ये दिख रहा है कि दाढ़ी लंबी है और पजामा ऊंचा है और सर पे टोपी या अमामा है, तो किबला साहब, मौलाना साहब, इमाम साहब करके उनके पीछे इर्द गिर्द घूम रहे हो और वो कुछ भी मिंबर पे बैठ के बोल के निकल जा रहे हैं। और समाज में आप अपने भाइयों से ही, चाहे आप शिया हो सुन्नी से नफरत करें, चाहे आप सुन्नी हो शिया से नफरत करें, आप तो नफरत के नदी में कूद गए। उनका क्या बिगड़ा? लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि यह भी एक प्रोपेगेंडा है? इससे कौन कमजोर हो रहा है, यह भी जल्द सामने आएगा कि इसके पीछे भी अमेरिका और इजराइल है। इसीलिए कहता हूं, मोहब्बत कीजिए, मोहब्बत से रहिए, शिया सुन्नी छोड़िए। शिया सुन्नी क्या, आप हर इंसान से मोहब्बत कीजिए। इंसानी मोहब्बत तो होनी चाहिए ना भाई। हाँ, अब इस रिपोर्ट में आप देख लीजिए, टीआरटी की रिपोर्ट है जिसमें क्लियर हो गया है कि अमेरिका ने 100 मिलियन खर्च किए हैं इस्लामोफोबिया फैलाने के लिए। आपको बता दूं, 2017 से लेकर अब तक, लगभग अब तक 25 ऐसे ग्रुप थे जिनको ये फंडिंग की गई है और इनका काम ये था कि एंटी मुस्लिम टेरर फैलाना है, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलानी है, जो कि आप अपने समाज में देख ही रहे हैं। अगला अपडेट कजाकिस्तान से। कजाकिस्तान की सरकार ने 12,000 लोगों को अब तक पकड़ लिया है और अब पिछले 24 घंटे से कोई भी वायलेंस नहीं हुआ है, अब स्थिति कंट्रोल में है और रशियन मिलिट्री भी वहां से निकलना शुरू हो चुकी है। एक बार फिर से, ये तीसरा दिन आपको एक बार और अपडेट दे रहा हूं आर्मीनिया अजरबैजान का। आर्मीनिया ने हमला किया था अजरबैजान के बॉर्डर पर, छोटा हमला बताया गया था, लेकिन अजरबैजान का एक सैनिक मारा गया। लेकिन इस पर अब स्थिति कंट्रोल है, जंग नहीं हुई है, बवाल नहीं हुआ है और रूस की तरफ से भी बताया गया कि स्थिति कंट्रोल में है। दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में लिखिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफिक। जय हिंद।